अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। सिमेट्री की फॉर्म में है। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। क्वांटम वन की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ओके, तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो 29 है, इन फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ asymmetric। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट है कि इस तरह मेरे पास केस है इसमें, ये मेरे पास, और जो मेरे पास ये इनफाइनाइट है। ओके, ये दोनों जो पोटेंशियल है हमारे पास ना, ये इनफाइनाइट है। और जहाँ जो मेरे पास पोटेंशियल एक्स है वो भी इन्फिनिटी है, अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट है। और यहाँ भी इसको हम रीजन 1 का नाम देते हैं, इसको हम रीजन 2 का नाम देते हैं, इसको हम रीजन 3 का नाम देते हैं। रीजन 1 और रीजन 3 में जो है वी एक्स जो पोटेंशियल है हमारे पास वो क्या है, इन्फिनिटी है। जबकि जो इसमें है सेकंड रीजन में हमारे पास क्या है, जीरो है। ओके, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है हमारे पास, ये सिमेट्रिक फॉर्म है हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी है, इसलिए जो हमारे पास यहाँ वेव फंक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा। सिमिलरली इधर जो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब वेव फंक्शन यहाँ होगा, यानी कि हम क्वांटम क्वांटम में स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पार्टिकल है इधर। वो पार्टिकल क्या है कि इस बाउंड्री और इस बाउंड्री के दरमियान ही मूव करेगा, ऐसे या ऐसे मूव करेगा, वो आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन इन बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेगा। ओके, तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास बाउंड्री x इज इक्वल टू जीरो है, इसको हम नाम देते हैं x इज इक्वल टू ए है बाउंड्री। आप इधर x इज इक्वल टू नेगेटिव ए भी कर सकते हैं, जो मर्जी नाम दे ले, वो अपनी मर्जी है हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल, हम जानते हैं क्वांटम पार्टिकल, जब भी हम क्वांटम में, क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल का नाम लेते हैं, तो वहाँ हमारे पास क्या होता है, क्वांटम पार्टिकल। और क्वांटम पार्टिकल के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, यानी कि क्वांटम जब भी हम पार्टिकल बोलते हैं तो उसके साथ वेव होती है, या जब भी हम वेव बोलते हैं वहाँ हम पार्टिकल होता है। ये डुअल नेचर है, इसे प्रूव कर चुके हैं हम। ओके, तो पार्टिकल इन रीजन 2 इज ट्रैप्ड। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम देखें, एक टीचर है अपनी क्लास के सामने मूव करता है, लेक्चर देता है, तो अपनी फ्रंट, इन द फ्रंट ऑफ क्लास टीचर मूव करता है, तो वो भी क्या कर रहा है, ट्रैप्ड कर रहा है अपनी क्लास के सामने, इन द फ्रंट ऑफ क्लास। इसी तरह जो पार्टिकल है वो रीजन 2 में ट्रैप्ड कर रहा है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन किस तरह है हमारे पास, कि जब x इज इक्वल लेस देन जीरो है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास इन्फिनिटी है। ओके, सिमिलरली जब हमारे पास x ग्रेटर देन a है तो हमारे पास इन्फिनिटी है। तो अगर x लेस देन या फिर इक्वल a है, या ग्रेटर देन या इक्वल जीरो है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो, यानी जो vx होगा वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। अब चूंकि रीजन 1 और रीजन 2 में इनफाइनाइट जो हमारे पास पोटेंशियल है, तो वहाँ वेव फंक्शन भी जीरो होगा। इसका मतलब है इन दोनों रीजन में वेव फंक्शन जीरो है। इट मींस इन रीजन 1 एंड रीजन 3 श्रोडिंगर इक्वेशन इज बिकम्स इक्वल टू जीरो। ओके, अगर वेव फंक्शन ही नहीं मौजूद, तो उसकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है वो भी जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो इस तरह से, पार्टिकल इज फ्री है, क्योंकि इस रीजन में 2 में फ्री है पार्टिकल, तो इसका ही सोल्यूशन हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम इधर लिखते हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लिखते हैं। वो हमारे पास क्या है, ओवर एच का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है, ये सेकंड रीजन के लिए है, लेकिन अगर आप नॉर्मल इसे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ है ही सेकंड रीजन के लिए हम सोल्यूशन ले रहे लिख रहे हैं। तो ना सोल्यूशन इसमें है ना इसमें है, इसलिए अगर आप ये अगर 2 डाल दें तो ठीक है, ना भी डालें तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो प्लस v इज इक्वल टू ए, यानी कि ये हमने कहाँ से लिखी है, ये हमने यहाँ से इक्वेशन ली है। ओके,
अब ये हैमिल्टोनियन, हैमिल्टन हम जानते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, चूंकि जो हमारे लास्ट वीडियोज़ हैं हम इसको कई मरतबा इसको जो है ना डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये देखें, इस केस में भी और इस केस में भी हमने इसको सोल्व किया हुआ है। चलिए इधर इधर भी कर लेते हैं। अब चूंकि यहाँ देखें कि जो हमारे पास v का कंपोनेंट है, जो हमारे पास v कंपोनेंट है वो इज इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ क्या पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म ये बच जाएगी डी एक्स स्क्र साई इज इक्वल टू, ये हमारे पास बच गया है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इसको इधर लेकर इस टर्म को इधर लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फिर इसको ले आए इधर ले आए, तो जिस तरह मर्जी इजी कर लें। यानी कि जिस तरह हमने इसमें किया है आप वो तरीका इस्तेमाल कर लें, या फिर ये तरीका इस्तेमाल कर लें जो अभी हम करने लगे हैं, कि दोनों साइड पर हम क्या करते हैं कि हम -2m एच कट स्क्वायर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसको इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर ये हमारे पास बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बाहर जाएगा 2। ओके, तो अब क्या होगा, इसको हम इधर ले आते हैं, डी एक्स स्क्र प्लस 2m एच कट स्क्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है इसको हम इक्वल कर लेते हैं कि के 2me और एच कट स्क्र है तो ये के स्क्र है, तो अगर इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो लिहाजा इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल टू, ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अच्छा, अब ये चूंकि वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं इधर डायरेक्ट स्टेप करने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने देखना है कि ये जो स्टेप है ये डायरेक्ट मैंने किस तरह किया है, योटा की एक्स प्लस बी नेगेटिव अयोटा की एक्स। ओके, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि स्टेप से हम इस स्टेप में कैसे हैं, तो वीडियो नंबर 3 का जो ए पार्ट है इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो लेंथी हो रही है। अब यहाँ देखिए जो मेरे पास ये क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास। अब जो मेरे पास ये के किसको शो कर रहा है, रीजन को, रीजन 2 है, इधर K2 भी लिख सकते हैं आप। लेकिन मैंने चूंकि पहले बताया कि हमारे पास सिर्फ रीजन 1 ही है, ये इनके लिए सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप K2 लिखे या ना लिखे की बात है, कि सिंपल के लिखे की बात है। ओके, अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ये क्या शो कर रही है कि जो पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में उसके लिए जो हमारे पास होगा, हमारे पास ये वैल्यू होगी, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है या अगर टकरा कर वापस जा रहा है वो क्या है, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। आप यहाँ बी की जगह आप ऐसे ए भी लिख सकते हैं, ये वाला ए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप इसको ए लिखेंगे तो फिर यहाँ आपको इधर पॉजिटिव डालना पड़ेगा, लेकिन सिंपल हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए ए और बी लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि ये हमारे पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है, हमारे पास 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉक्स नहीं है। तो 1 डायमेंशन में क्या होगा, एक ये लेफ्ट से राइट की जानब जा रहा है और ये राइट से लेफ्ट की जानब जा रहा है। और यहाँ से हम इसका जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम लिखते हैं, जो कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस अयोटा साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स नेगेटिव अयोटा साइन के एक्स। ये हमने इसका सोल्यूशन लिख लिया है इस फॉर्म में। ओके, तो अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास के एक्स है वो साइन वाली अलग कर लेंगे, और कॉस वाली यानी कि जो हमारे पास अयोटा वाली है इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स प्लस ए अयोटा साइन के एक्स प्लस
बी कॉज के एक्स नेगेटिव बी आयोटा साइन के एक्स। ओके, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी कॉज के एक्स प्लस ए आयोटा नेगेटिव बी आयोटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई साइन के एक्स। ओके, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। डन हो गया। और या इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आ सकते हैं ए साइन के एक्स प्लस बी कॉज के एक्स। ओके, यानी कि क्या किया है, इसको आप कंसिडर कर लीजिए ए है और इसको कंसिडर कर लीजिए बी है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, खैर ये तो अब हम जनरली तौर पर नहीं लिखेंगे इधर, तो अब यही इक्वेशन 2 है। अब इधर हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन किस तरह अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास बाउंड्री है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू ए है। हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है ना, ये देखें, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू ए है हमारे पास। तो अगर हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन की बात करें, यानी कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या होगा कि अगर x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है तो हमारे पास ये है, ये इज इक्वल टू 0 है। ओके, लिहाजा इसकी वैल्यू को हम इधर पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। तो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि x जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इस तरह। तो यानी कि ये हमारे पास 0 बन जाएगा। अब हम जानते हैं जो हमारे पास होता है साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। और cos 0 के इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनल इक्वेशन b इज इक्वल टू 0 आ गई है हमारे पास। ओके, लिहाजा इस जो b की वैल्यू है इसको हम फिर इक्वेशन b में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा a साइन की x प्लस 0। ओके, तो ये बन जाएगा इज a साइन की x। ओके, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, ये इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सी इक्वेशन है। अब जो हमारे पास है इसको हम किस तरह स्टडी करेंगे, साइन ऑफ के एक्स रिड्यूस्ड वेव फंक्शन। ओके, जो मेरे पास ये है साइन ऑफ के एक्स रिड्यूस्ड वेव फंक्शन, इसको हम अब इस तरह स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि जब मेरे पास कॉज वाला फैक्टर है, यानी कि जो बी वाला फैक्टर वो क्या हो गया था, क्या हो गया है, नेगलेक्ट हो गया है, 0 के इक्वल हो गया है। सिमिलरली अगर हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो x इज इक्वल टू ए की इक्वल है, यानी कि अब ये ए है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा साई इज इक्वल टू 0, यानी कि इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, 0 है। लिहाजा हम अब क्या होगा कि जहाँ इस वैल्यू इस ये वैल्यू इधर पुट कर दी। ओके, और जो मेरे पास साइन के है और x की जगह अब हम ए पुट कर देंगे, हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए साइन के ए इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है। ओके, अब यहाँ याद रखिएगा कि ये जो ए है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो सेकंड रीजन है उसमें वेव फंक्शन 0 हो गया है, खत्म हो गया है। 1 और थर्ड रीजन में तो पहले वेव फंक्शन नहीं है। तो अब अगर b भी 0 हो गया, अगर हम a भी 0 हो जाएगा तो वेव फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको जबरदस्ती a 0 को इक्वल नहीं कर सकते हैं इसे यहाँ। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये है कि हमें पता है, यानी कि हमें पता है कि जो मैं पार्टिकल है वो रीजन 2 में है, और ये 100% हमें पता है। अगर यहाँ बी की वैल्यू 0 हो गई है और अगर ए की भी वैल्यू 0 हो जाएगी तो पार्टिकल यहाँ है ही नहीं।
अगर यहाँ में नहीं रहेगा तो वेव फंक्शन किस तरह बनेगा, इसलिए ए यहाँ कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब जो साइन के इज इक्वल टू 0 है इसको हम सोल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, के इज इक्वल टू एन फाई। ओके, यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास होगा एन फाई पाई ओवर ए। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर डी है। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर डी है और जो मेरे पास यहाँ वैल्यू आई थी के की, अब ये देखिए ये के की वैल्यू, इस के की वैल्यू को और इस के की वैल्यू को अब हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वल करने से क्या होगा कि 2m ई इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा एन पाई ओवर ए आ जाएगा। ओके, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2m ई ओवर एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ई की वैल्यू को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m ए स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ ये याद रखिएगा, ये हमारे पास इधर n भी आएगा, यहाँ इधर क्या आएगा, n आएगा। यहाँ n आने का मतलब क्या है कि इधर भी हमारे पास n है। अगर इधर n राइट साइड पर n आ चुका है तो इधर हम खुद से n लगा लेंगे। अब ये हमारे पास n क्या है, n की जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ये रखिएगा। और जब हमारे पास ये n है, ये हमारे पास क्वांटम नंबर है। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन क्वांटम मैकेनिक्स में। और ये किसको शो करते हैं, जो एन है स्टेट को शो करता है। अगर इधर 1 है, इधर 1 ये फर्स्ट स्टेट है, इधर 2 है, ये 2 है तो सेकंड स्टेट को शो करेगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास डी की वैल्यू है, के की वैल्यू है, अब इस के की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सी में। तो जब इसकी के की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई ओवर ए एक्स आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ई है। अब जो मेरे पास ये क्या है, साई क्या है, वेव फंक्शन है ये हमारे पास। ओके, तो अब हम वेव फंक्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, प्रोबेबिलिटी को। ओके, तो हम जानते हैं जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं, या फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक ही बात है। ओके, तो हम यहाँ ये यूज़ कर रहे हैं और इधर हम अप्लाई कर देंगे लिमिट्स, तो इंटीग्रल वाली। तो यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो यहाँ 0 है, यहाँ ए है, ये लिमिट हमने अप्लाई कर दी है और ये इज इक्वल टू 1 की इक्वल है। अब ये यहाँ देखें, पहली बात ये है कि हमने इधर 0 से 1 तक वैल्यू को क्यों पुट की, वो इसलिए की क्योंकि यहाँ क्या था, 0 है और यहाँ ए है, यानी कि 0 और ए के दरमियान, इन कंडीशन के दरमियान हमारे पास पार्टिकल है। ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल पॉइंट, इसलिए हमारे पास ये स्टार्टिंग है, फाइनल है। ये डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमारे अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है हमारे पास। ओके, ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और ये हमने 1 इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हमें 100% यकीन है कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस रीजन 2 में ही है, क्योंकि इसमें भी इम्पॉसिबल है, इसमें भी इम्पॉसिबल है। ओके, तो पार्टिकल हमारे रीजन 2 में ही है और ये इनफाइनाइट हमारे पास वॉल्स कह लें आप इसे। ओके, तो अब क्या होगा, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेबल है हमारे पास इधर। ओके, तो अब हम इधर हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास ये है, साई की वैल्यू ऊपर आई है, तो साई की वैल्यू को जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास स्केयर है, तो स्केयर हो जाएगा, तो हमारे पास ये इस तरह फॉर्म बन जाएगी। 0 से ए है, साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स ओवर ए इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ए की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास है, ये है हमारे पास। ओके, यहाँ हमने जो फार्मूले अप्लाई करके इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में डायरेक्ट आ चुके हैं। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू, अब इस ए की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं ई में, तो वहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 ओवर ए साइन एन पाई ओवर ए। ओके, यहाँ एक्स भी आ जाएगा।
और यहाँ जिस तरह हमने पीछे देखा था, अगर इधर एन आ गया तो उसका मतलब इधर भी एन आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास रिक्वायर्ड थी इक्वेशन, ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ थोड़ा गौर करें कि इसमें भी एन आया है और जो हमने लास्ट में देखा था इसमें भी एन आ रहा है। ओके, इसमें भी एन है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी है हमारे पास और ये मेरे पास क्या है, वेव फंक्शन है। कि वेव फंक्शन में भी और एनर्जी भी हमारे पास एन आ रहा है, ये भी एन आ रहा है, इधर भी एन आ रहा है। ये एन क्या शो करते हैं कि एनर्जी और जो मेरे पास वेव फंक्शन है, यानी कि वेव फंक्शन और जो एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी वैल्यू कैन नॉट कॉन्टिन्यू, यानी कि जो एनर्जी और जो हमारे पास वेव फंक्शन है ये क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या है कि जो इनकी एनर्जी की वैल्यू है या वेव फंक्शन की वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि अगर सपोज करें फर्स्ट स्टेट की वैल्यू ये है तो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू ये हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब ये नहीं कि फर्स्ट स्टेट की वैल्यू ये है तो सेकंड स्टेट की वैल्यू ये आएगी, इस तरह नहीं है, ये कंटिन्यूस हो जाएगी। तो या इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, कंटिन्यूस होगी हमारे, सॉरी डिस्क्रीट होगी, क्वांटाइज्ड होगी हमारे पास। इसी तरह जो हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी भी अगर 1 है, सपोज करें पहले की 5 है तो हो सकता है सेकंड की 20 हो जाए, थर्ड की 31 हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि 5 है तो 5.1 फिर 5.2, ऐसा नहीं होगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो फिर ये क्वांटाइज नहीं रहेगा। तो यहाँ वैल्यू को क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, क्वांटाइज्ड होगी हमारे पास। अगरचे वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम एक ग्राफ की मदद से जो स्टेट्स 1 में वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है और जो हमारे पास है एनर्जी की वैल्यू क्या है उसको हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये देखें हम इधर करते हैं कि ओके, तो हम सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्टेट है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेट हमारे पास साई 1 से इसको हम डिनोट करेंगे, एन इधर इधर हमारे पास क्या है, 1 है। तो अगर एन इक्वल 1 है तो मेरे पास जो साई 1 होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, साइन। तो हमारे पास जो एन है, अब एन की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो पाई एक्स ओवर ए, यह एन था, एन की जगह हमने क्या 1 पुट कर दिया क्योंकि हमारे पास स्टेट 1 है। तो ये हमारे पास एनर्जी क्या होगी, ये हमारे पास आ गई इस तरह। अब जो इस फॉर्म में जो एनर्जी होगी ना फर्स्ट स्टेट में, वो हमारे पास होगी 1 का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर ओवर 2m a, ये होगी। यानी कि जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये देखे ना, ये फार्मूला एनर्जी का ये वाला, इसमें हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये आ गई। ये हमारे पास बन जाएगी E1 इज इक्वल टू हो जाएगी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m a, ये हमारे पास बन जाएगी। और जो मेरे पास साई होगा, साई 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये होगा साइन पाई एक्स ओवर ए, ये हमारे पास ये साई 1 है, ये एनर्जी 1 है, ये वेव फंक्शन है फर्स्ट स्टेट में और ये एनर्जी की वैल्यू है फर्स्ट स्टेट में। ओके, ये हमारे पास, ये याद रखिएगा। और इसमें एक और मेन पॉइंट है, वो ये है कि इस यहाँ हम ज़ीरो नहीं पुट करेंगे वैल्यू, जो हमारे पास एन की वैल्यू होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर वो ज़ीरो होगी तो हमारे पास प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, हमारे पास वेव फंक्शन ही हमारे पास ज़ीरो खत्म हो जाएगा। इसलिए जो लोएस्ट जो वैल्यू है ना एन की, वो हमारे पास क्या है, 1 है। और यही है हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, और इसी एनर्जी की वैल्यू को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है। क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी है, सबसे कम लोएस्ट जो एनर्जी है वो हमारे पास ये एनर्जी है। ओके, अगर क्लासिकल के मुताबिक देखें तो क्लासिकल के मुताबिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, लेकिन क्वांटम है तो क्वांटम में इसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, और जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। और वो जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो उसका फार्मूला हमारे पास ये है। ओके, तो लिहाजा बाई पुटिंग एन की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास लोएस्ट एनर्जी आ जाएगी जो कि 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। अगर हम एन की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी। जब एनर्जी 0 हो जाएगी इसका मतलब क्या है, वो वेव फंक्शन हमारे पास क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो लिहाजा जो हमारे पास है साई 1 है वो हमारे पास ये बन गया है, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास जो साई 1 है।
ओके, अब अगर इसके प्रोबेबिलिटी करें तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी, ये फॉर्म इस तरह बन जाएगी। ओके, ये इस तरह बन जाएगी। ये मेरे पास साई 1 है और ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1 है। अब यहाँ देखें कि जो यहाँ पार्टिकल जो मेरे पास ये पॉइंट है ना, ये मेरे पास मिड पॉइंट है, और जहाँ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू E/2 की इक्वल है हमारे पास। यानी कि इस पोजीशन पर जो पार्टिकल की को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ ज़्यादा है। यानी कि जो पार्टिकल है वो यहाँ 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 या फिर यहाँ यहाँ, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी कि पार्टिकल की चांसेस है कि वो यहाँ ना हो। लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या है, वो के वो मिड पोजीशन में होगा, पार्टिकल जहाँ कहीं मौजूद होगा स्टेट 1 में। जब E1 एनर्जी होगी मेरे पास, स्टेट 1 होगा, उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास x इजक्वल टू ए वो यहाँ होगी। यानी कि पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ होगी, इसके पार्टिकल के मिलने के चांसेस ज़्यादा यहाँ है जब हमारे पास साई 1 है, E1 है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेट की, कि जब हमारे पास सेकंड स्टेट होगा, ये मेरे पास एन की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और सॉरी 2 की इक्वल हो जाएगी। और जो मेरे पास साइज 2 होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, कि जो हम यहाँ सिर्फ एन की वैल्यू क्या एन 2 पुट कर देंगे। जब एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा, पिछले वाला साइन यहाँ 2 आ जाएगा, बस ये फ़र्क होगा। ये मेरे पास स्टेट 2 के लिए वेव फंक्शन लिख दिया गया है। और अगर हम एनर्जी 2 की बात करें तो क्या होगा, फार्मूला हमारे पास इधर क्या था, हमारे पास फार्मूला ये है, एन स्क्वायर है, इधर यहाँ क्या है, एन स्क्वायर है। तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ओके, ओवर 2ma। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4E1। ओके, जो मेरे पास E2 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी। यानी कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है ये क्या है, ये किसकी इक्वल है, E1 की इक्वल है, ये देखें। तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, यानी कि मेरे पास इस तरह होगा ना, ये देखें इस तरह होगा। अब अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो जब हम प्रोबेबिलिटी P2 लेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर में जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए जो हमारे पास ये है ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह ऐसे हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो पार्टिकल के मिलने की जो चांसेस हैं वाकई हैं दो जगह पर, एक यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो A/4 है, और यहाँ क्या है 3A/4 है हमारे पास। ओके, फर्स्ट स्टेट में जो पोजीशन के मिलने की चांस थे वो कहाँ थे, मिड पर, जब x इज इक्वल टू A/2 था। लेकिन सेकंड स्टेट में दो जगह पर हो सकता है, या तो इस जगह पर पार्टिकल के मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं, या इस जगह पर है 3A/4 पर। ओके, इस पर अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो ये देखिए हमारे पास थर्ड है, n इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो चुका है। तो इस केस में जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2/a साइन, अब यहाँ 2 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। ओके, अब जब मेरे पास एनर्जी 3 होगी वो क्या हो जाएगी, कि ये फार्मूला अब यहाँ 3 पुट करेंगे तो वो स्क्वायर है तो ये 9 बन जाएगा। तो 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma। ओके, तो अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम जो है 9E1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो E1 की वैल्यू है वो हमारे पास ये है, ये देखें। ओके, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो पार्टिकल के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम देखते हैं कैसे है, कि जो हमारे पास फंक्शन है वो इस तरह बना हुआ है, इस तरह है। लेकिन जब हम इसका प्रोबेबिलिटी लेंगे वो किसकी इक्वल हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी जो मेरे पास ये वाली है ये खत्म हो जाएगी, तो ये भी ऊपर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब थर्ड स्टेट में क्या होगा, कि जो पार्टिकल के मिलने की चांसेस है अब वो 3 जगह पर हो गए हैं, एक यहाँ एक यहाँ
और एक यहाँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट 1 में जो प्रोबेबिलिटी के पार्टिकल के मिलने की जो चांस है वो एक जगह पर था, स्टेट 2 में 2 जगह पर था, और स्टेट 3 में 3 जगह पर है। ओके हो गया। अब यहाँ एक बात याद देखिएगा, गौर करने वाली है कि स्टेट 1 में भी पार्टिकल हो सकता है, स्टेट 2 में भी पार्टिकल हो सकता है, स्टेट 3 में भी पार्टिकल हो सकता है। ये पार्टिकल की लाजमी नहीं है कि वो स्टेट 1 में ही मौजूद हो, या स्टेट 2 में, या स्टेट 3 में मौजूद हो। ओके, इसके लिए कंपलसरी नहीं है। इसलिए पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, या अगर आपको यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, अगर आपको यहाँ मिल जाएगा तो यहाँ 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 नहीं मिलेगा, तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ क्या हो रही है, क्वांटाइजेशन हो रही है। पार्टिकल की अपनी मर्जी है कि वो कहीं भी हो सकता है, फिक्स्ड नहीं होगा तो कि वो स्टेट 3 में ही मिलेगा, वो स्टेट 3 में ही मौजूद है, वो स्टेट 3 में मौजूद है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरे पास यहाँ क्या होगा, क्वांटाइजेशन प्रोसेस होगा। ओके, और एक और बात कि जो एनर्जी की वैल्यू सपोज करते हैं, जो यहाँ एनर्जी की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 10, सपोज कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई है 25, और यहाँ सपोज कर लेते हैं 45 आई है। ओके, अब ये लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो। अब यहाँ 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यहाँ भी कुछ भी हो सकती है, 30 हो सकती है, 26 हो सकती है, 21 हो सकती है, 90 हो सकती है, 18 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या रहेगी, एनर्जी डिस्क्रीट रहेगी, कंटिन्यूस नहीं रहेगी। यह कि सपोज करें अगर इधर 10 थी तो यहाँ 10.1 नहीं होगी, यहाँ 10.2 नहीं होगी वैल्यू, बल्कि क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। तो यही क्वांटाइजेशन होती है हमारे पास। यानी कि ये किसके अगेंस्ट होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अगेंस्ट है ये तमाम काम जो हमने अभी बात की है, वेव फंक्शन के लिहाज से और एनर्जी के लिहाज से। यानी कि इसकी मिसाल ये समझे ना कि ये हमारे पास सीढ़ियाँ हैं। ओके, एक शख्स है वो यहाँ इससे ऊपर जाता है, लेकिन अगर जो ये स्टेप है, सीढ़ी का ये स्टेप है, अगर इस सीढ़ी के हम इस स्टेप को बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बाकी वैसे के वैसे ही रहें। इस स्टेप को हमने क्या कर दिया, बहुत माइनर स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन यहाँ भी जो मेरे क्वांटम मैकेनिक्स है वो आकर रोला डाल देगी कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ जो वैल्यू होगी, अगर जो स्टेप बहुत बहुत छोटे होके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हर स्टेप की अपनी अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू होगी। अब यहाँ हम जो है ना, जीरो पॉइंट एनर्जी, इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चूंकि वीडियो पहले लेंथी हो चुकी है, तो अब इस जीरो पॉइंट एनर्जी को हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो मेरे पास है 25 है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। ओके, और जो बी पार्ट होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा जीरो पॉइंट एनर्जी, उसका नाम देते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ जीरो पॉइंट एनर्जी पर बात करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है। अगर हमें इसकी समझ लग जाएगी तो उम्मीद है जो टॉपिक है उसकी भी समझ लग जाएगी कम्प्लीटली। अगर ये समझ आ चुकी है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास इसमें होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।